Ribosome is a protein manufacturing unit. What is ribosome? Is a factory जहां पर प्रोटीन बनता है. Is it okay? क्या बनता है? प्रोटीन बनता है. बस इतना ही पढ़ाऊंगा. मुझे समझ में आ रहा है कि थक गए हो आप लोग, फिर सब घच्च मच्च हो जाएगा उसी में ना. ओके, तो ध्यान से बस ये चीज सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोटीन बनने के लिए, कोई भी चीज बनने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल की जरूरत होती है. ठीक, ओके. तो प्रोटीन का रॉ मटेरियल क्या है, नोट कर लो चाहे तो. रॉ मटेरियल, अच्छा जैसे मैं नोट कर रहा हूं आप ऐसे नोट कर लो. प्रोटीन मेकिंग या प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ सेल इज राइबोसोम. ओके, ठीक है. जैसे कि उसी के सामने थोड़ा सा एक लाइन खींच करके पर्टिकुलर एक कॉलम बना लो आप. जैसे सब्जी या वेजिटेबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज किचन. इसी से हम कंपेयर करते चलेंगे कि जैसे किचन में सब्जी बनती है वैसे राइबोसोम में प्रोटीन बनता है. इज इट ओके? ठीक. अब रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, प्रोटीन का रॉ मटेरियल होता है अमीनो एसिड. प्रोटीन का रॉ मटेरियल क्या होता है? अमीनो एसिड. जैसे कि पोटैटो, टोमेटो इधर किचन में. ओके, जैसे किचन में सब्जी बनाने के लिए टमाटर, आलू, धनिया, मिर्च, इन सब की रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है वैसे. ओके, क्लियर है? तो प्रोटीन मेकर्स यानी मैन्युफैक्चरर्स जो प्रोटीन बनाते हैं, फैक्ट्री हो गई. फैक्ट्री खुद तो बनाएगी नहीं, फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स होंगे, है ना, वो वर्कर्स बनाएंगे. तो प्रोटीन मैन्युफैक्चरर्स, देखिए प्रोटीन मैन्युफैक्चरर्स यानी जिनको आप कह सकते हो, हाँ इधर शेफ कह सकते हो, कुक कह सकते हो. तो प्रोटीन मैन्युफैक्चरर्स का नाम होता है आरएनए. क्या? आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड. राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए. ओके, ये प्रोटीन नहीं है या आरएनए से प्रोटीन नहीं बनता है, ध्यान रखना है. दे आर मैन्युफैक्चरर. मैं अगर खाना बना रहा हूं तो मैं अपना हाथ काट के नहीं डाल रहा हूं उसमें खाने में, नहीं कि अपनी उंगलियों की भी सब्जी बना के लाया हूं, नहीं काट काट के बारीक पीस करके, नहीं ना. तो मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं बना रहा हूं. वैसे आरएनए इज मैन्युफैक्चरर. और जो वर्क प्लेस है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो फैक्ट्री है, वो राइबोसोम है. ओके, क्लियर है? किचन इज सिचुएटेड इनसाइड द होम. 2 BHK इसीलिए बोलते हैं ना, BHK जरूरी होता है किचन होना. उसी तरह से राइबोसोम इज सिचुएटेड ऑन द रफ ER, ऑन सरफेस ऑफ रफ ER. यानी जो रफ ER होता है, रफ ER के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं. और किचन हमारा घर के अंदर होता है, किचन घर के बाहर नहीं होता, और राइबोसोम्स ER के अंदर नहीं होते. समझे बात? अब चलो आगे. अब यहां जो RNAs हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ RNAs. तीनों के नाम लिख लीजिए. RNAs आर 3 टाइप्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ RNAs. RNA 3 प्रकार के होते हैं. इज इट ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला RNA होता है mRNA. इसका फुल फॉर्म होता है मैसेंजर RNA. जैसा नाम है, ये डाकिया है, पोस्टमैन है, मैसेंजर है. ये मैसेज फॉरवर्ड करता है. क्लियर है? और मैं अभी आपको बताऊंगा, मैसेज फॉरवर्ड नहीं करता बल्कि पूरा का पूरा अपने आप में मैसेज है.
मतलब ये मैसेज फॉरवर्ड नहीं करता है, यही मैसेज है, ठीक, ओके। और वो मैसेज क्या है, इसी के आगे लिखेंगे, मैसेज इज रेसिपी ऑफ प्रोटीन। क्या, जैसे सब्जी की रेसिपी होती है ना, तो जब हम किचन में जाते हैं तो हम पूछते हैं कि क्या सब्जी बनानी है, ओके। तो जैसे मेरी वाइफ बोलती है कि आलू पालक मिक्स बना लो, आलू पालक गोभी मिक्स बना लो, ठीक, या हो सकता है बोलेंगे आलू मटर टमाटर बना लो, ठीक। तो अब कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो मुझे बनानी आती हैं, बट कुछ नहीं आती हैं, तो मैं पूछता हूं कि रेसिपी क्या होगी, ये आलू मेथी गोभी में प्याज लहसुन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ठीक, इसमें तड़का किसका लगाएंगे, ओके, समझ से बात मेरी। पोहा बनाएंगे तो उसमें पूछना पड़ता है, पोहा बनाते हैं घर में, फलाहार जब व्रत होता है, उपवास फास्ट होता है, तो जानते हैं ना उपवास, तो फास्ट होता है ना, तो फास्ट में क्या बनाते हैं, साबूदाने की खिचड़ी बनाते, तो पूछना पड़ता है शक्कर डालेंगे कि नहीं, कई लोग शक्कर डालते हैं, मूंगफली का दाना पीस के डालते हैं उसमें, नहीं, आलू की खिचड़ी बनती है, इवन तो हमारे घर में बहुत पॉपुलर लौकी की खिचड़ी बनती है, मतलब लौकी को कीस के, बिल्कुल सेम प्रोसेस, लौकी को खींच के उसको कीस के और उसको जैसे सब्जी फ्राई करते हो उसी तरह फ्राई करके, और बाद में उसमें वो मूंगफली का दाना पीस के और हल्का सा शक्कर डाल के ऊपर से, तो ये दिस इज रेसिपी। हर एक चीज बनाने की रेसिपी अलग अलग होती है। सिमिलरली हर प्रोटीन बनाने की रेसिपी अलग अलग होती है, एंड देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन। कुछ प्रोटीन्स ब्लड के प्रोटीन है, ठीक, उनके अलग अलग फंक्शंस हैं। जैसे ब्लड में एक प्रोटीन होता है हेपेरिन, क्या, वो क्लॉटिंग नहीं होने देता, हेपेरिन जो होता है वो क्लॉटिंग नहीं होने देता। एक ब्लड में प्रोटीन है ग्लूबिन, जो हीम के साथ मिलके आयरन के साथ मिलके आरबीसी बनाता है। एक प्रोटीन है फाइब्रोनोजेन, क्या, फाइब्रोनोजेन जो होता है ब्लड में जरूरत पड़ने पर फैब्रिक बनाता है, फैब्रिक मतलब कपड़ा, समझे। तो कहीं कहीं छेद हो गया हो और अंदर से जैसे टंकी में छेद हो गया पानी के, अब पानी रुक ही नहीं रहा है, बड़बड़ बड़बड़ निकल रहा है, कपड़ा ठोस दो, तो ऐसे आपके बॉडी में छेद हो गया, अब ब्लड रुक ही नहीं रहा है, तो फाइबर्स यूज किया जाता है। तो ब्लड में फाइब्रोनोजेन होता है जो ड्यूरिंग इंजरी, किसी एक्सीडेंट के टाइम पे क्या करता है, अगर हम हल्का सा उसे जहां कट लगा वहां ऐसे फिजिकल सपोर्ट दे दें तो थोड़ी देर में वो क्लॉटिंग हो जाती है। वो क्लॉटिंग में फाइब्रोनोजेन हमारे, ये तो हो गया। इसके अलावा मसल्स पूरे के पूरे प्रोटीन से बने होते हैं, ओके, जितना हमारा पूरी बॉडी का मसल है वो पूरा प्रोटीन से बना होता है। बोन्स हालांकि कैल्शियम और फास्फोरस से बनते हैं, लेकिन बोन्स के अंदर भी तमाम सारे मटेरियल होते हैं, जैसे बोन मैरो होता है, प्रोटीन से बना होता है, हेयर्स प्रोटीन से बने होते हैं, ओके। मतलब हमारी बॉडी में मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो बिल्डिंग मटेरियल है, मतलब बना होता है, बना एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट बना नहीं होता कुछ, और फैट बना हो जाए तो मुश्किल हो जाती है, समझे। हमारी बॉडी में जब आप कहोगे हाथ किससे बना है, तो बना मतलब बिल्डिंग मटेरियल पूछ रहा है। 3 बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या क्या, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। फैट के यूजेस बहुत सारे हैं, मतलब फैट बहुत सारी जगहों पर काम में आता है, तो ठीक, और सबसे ज्यादा यूज तो यह है कि टेस्ट बढ़ाता है, तो फैटी चीज टेस्टी लगती है, ओके। बाकी जैसे मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं है। कार्बोहाइड्रेट से ऐसा मत बोला कार्बोहाइड्रेट से मुंह बना है, नहीं बना है। बनने वाली चीज, बिल्डिंग मटेरियल बनने वाली चीज प्रोटीन से बनी है। तो जितना बड़ा शरीर है उतना अधिक प्रोटीन, ओके। और प्रोटीन का रॉ मटेरियल क्या है,
एमिनो एसिड। क्या है? एंड देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स। समझे? सैकड़ों प्रकार के प्रोटीन बनते हैं 20 प्रकार के एमिनो एसिड से। जैसे ऐसे समझ सकते हो, कुल सब्जियां 20 ही प्रकार की हैं, ठीक? लेकिन उसी 20 प्रकार, जैसे लौकी की सब, लौकी हुआ, लौकी का पराठा बना लो, एक अलग रेसिपी हो गई। लौकी का खिचड़ी बना लो, एक अलग रेसिपी हो गई। लौकी की बर्फी खाई है कि नहीं आप लोगों ने? लौकी की बर्फी एक अलग रेसिपी हो गई ना भाई मेरे? तो समझे ना? तो एमिनो एसिड एक ही है, लेकिन अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग प्रोटीन्स बना रही है, ठीक? तो अब हमारे घर में तो मम्मी है बताने वाली, हमारे घर में तो मेरी वाइफ है, वो बता देती है, और उससे भी बेहतर हमारे घर में ये सेल फोन है, और इस फोन में यूट्यूब है। वहां आती है कोई रिजुता या ऐसे कुछ करके नाम है, ओके, ओपन कर लेते, कुछ भी पूछना हो वो बताती चली जाती है कि ये कैसे बनेगा, वो बता देती है ऐसे बनेगा। समझे ना? बहुत सारी साइट्स पर, चैनल्स पर बहुत लोग रेसिपी बताते रहते हैं ना, कुछ भी पूछ लो आप बता देते, ये कैसे बनेगा वो बड़े आराम से बता देते। लेकिन यहां समस्या है, इन आरएनएज को कौन बताएगा? ठीक, ओके, समझे? तो चलिए अब आप नीचे से लिखेंगे रेसिपी राइटर। रेसिपी राइटर मतलब समझ गए? जो रेसिपी लिख रहा है कि क्या रेसिपी है, प्रोटीन कैसी होगी, प्रोटीन कैसी बनेगी, वो रेसिपी लिखने वाला रेसिपी राइटर डीएनए होता है। ओके, ओके। और जो डॉक्यूमेंट होता है, रेसिपी डॉक्यूमेंट, आसान शब्दों में बता रहा हूं ना, जिससे सब कुछ आपके जहन में एक इमेज की तरह इंस्टॉल हो जाए। तो रेसिपी डॉक्यूमेंट जो लिख के तैयार हुआ, दैट इज एमआरएनए। नहीं समझे? तो इसी को कहते हैं कोडिंग। क्या कहते हैं? कोडिंग। ये लिखने को, राइटिंग को कोडिंग कहते हैं। डीएनए कोडिंग। कौन लिख रहा है? डीएनए कोडिंग। कोडिंग ये भी बताता है ना कि ये हर कोई नहीं पढ़ सकता। कोडिंग क्या कह रहा है? कोडिंग ये भी बताता है कि ये पढ़ना सबके बात, यानी इसको डिकोड करना सबके बस की बात नहीं है। तो अब उसके नीचे आ जाएंगे। अब सेकेंड आरएनए जो होता है उसका नाम है टीआरएनए। क्या फुल फॉर्म है? ट्रांसपोर्ट आरएनए। ट्रांसपोर्ट आरएनए। इज इट ओके? टीआरएनए क्या काम करता है बेटा? टीआरएनए जो होता है, ट्रांसपोर्ट आरएनए, पहला काम तो इसका है, ये डिकोडर है। लिख लीजिए, डिकोडर। समझे? यानी जो एमआरएनए इसके कांटेक्ट में आया, यानी लेटर आया, तो पूरी रेसिपी ये पढ़ सकता है। और किसी के बस की बात नहीं, बट इसे पूरी जिस लैंग्वेज में लिखा गया इसे पूरा समझ में आ रहा है, ठीक? और दूसरा इसका काम है क्या? कि कलेक्शन ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स। बिल्कुल, जो जिन मतलब उस रेसिपी में जिन जिन अमीनो एसिड्स की नीड है वो कलेक्ट करता है। और वो अमीनो एसिड्स सारे भरे पड़े हैं। कहां? सारे। मैंने क्या कहा? देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। 21 नहीं होते, 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक? आउट ऑफ them 9 amino acid are non-essential amino acids। मतलब नॉन एसेंशियल मतलब हो गया कि आवर बॉडी कैन प्रोड्यूस देम, हमारी बॉडी उसको प्रोड्यूस कर सकती, इसलिए नॉन एसेंशियल है। मतलब नॉन एसेंशियल मतलब हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम उन पर फोकस करें, हैं तो हैं वो अंदर, हमारी बॉडी खुद ही बना। एसेंशियल मतलब जिन्हें हमें जानने की जरूरत है, जिन्हें हमें लेने की जरूरत है। ओके, डाइट में जब हम लेंगे तब वो हमारी बॉडी में जाएंगे। तो 11 टाइप के अमीनो एसिड। अब आप सोच लो, अगर रेसिपी में कोई एक अमीनो एसिड लिखा हुआ है, मतलब डीएनए ने लिख के दिया कोई एक अमीनो एसिड, और बेचारा टीआरएनए को मिल ही नहीं रहा है, वो क्यों? क्योंकि आई डोंट लाइक प्रोटीन। दूध नो, आई डोंट लाइक मिल्क।
सोया बड़ी, दाल, आई डोंट लाइक दाल, तो फिर क्या, पिज्जा। ऐसा, दिस इज कॉल्ड मल न्यूट्रिशन। हम जो खा रहे हैं उससे हो सकता है बहुत सारे, फिर क्या होगा, फिर बाल का ग्रोथ रुक जाएगा, फिर क्या होगा, बॉडी का ग्रोथ रुक जाएगा, फिर क्या होगा, फिर नजर कमजोर हो जाएगी, दिखना बंद हो जाए, फिर क्या हो जाएगा, हो सकता है दिमाग कमजोर हो जाए, फिर क्या होगा, हो सकता है इम्यून सिस्टम, भगवान जाने क्या असर पड़ सकता है, समझे ना। वो तो इस पर डिपेंड करता है कि कब मैन्युफैक्चरर कौन सी प्रोटीन मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसके लिए क्या अमीनो एसिड रेसिपी में था, अब वो अमीनो एसिड आपके साइटोप्लाज्म में है या नहीं है। तो टीआरएनए का काम क्या बच्चा, कलेक्टर है। टीआरएनए क्या काम है, वो कलेक्ट करके अमीनो एसिड्स को ढूंढ ढूंढ के लाता है अकॉर्डिंग टू द रेसिपी। आई बात समझ में। और किसको सौंप देता है, तो थर्ड आरएनए आता है जिसको हम कहते हैं आरआरएनए। आरआरएनए मींस होता है राइबोसोमल आरएनए। क्या बच्चा, राइबोसोमल आरएनए। दिस इज इंचार्ज, ये इंचार्ज ऑफ राइबोसोम, या यू कैन से टेक्निकल इंजीनियर ऑफ राइबोसोम। यही, इसे ही पता है कि क्या टेक्निक है बनाने की। ओके, तो इसे दे दो रॉ मटेरियल, ये बना देगा। रेसिपी बता दो इसको। तो रेसिपी कहने का मतलब, रेसिपी कैसे, इट कैन ऑल्सो डिकोड एमआरएनए। तो एमआरएनए केवल टीआरएनए के पास नहीं जाएगा, यानी मैसेज केवल टी के पास नहीं जाएगा, मैसेज आर के पास भी आएगा। ठीक, तो जो कंटेंट है, कंटेंट वाला पार्ट पोर्शन देखेगा, कंटेंट वाला पोर्शन देखेगा टी, और प्रोसेस वाला पोर्शन देखेगा, मतलब कैसे बनेगा वो देखेगा राइबोसोमल आरएनए। इज इट ओके, हाँ या नहीं। अब इसके बाद क्या होता है बच्चा, इसके बाद हेडिंग फिर लिखे, प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और ये सब कुछ कहां हो रहा है, ये सब कुछ साइटोप्लाज्म में और राइबोसोम के ऊपर हो रहा है। क्या, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक, अब इट टेक प्लेस इन टू 3 स्टेप्स। इट टेक प्लेस इन टू 3 स्टेप्स। प्रोटीन सिंथेसिस, यानी सिंथेसिस मतलब होता है मेकिंग, सिंथेसिस मतलब होता है बनाना। प्रोटीन बनाने का जो काम होता है वो काम 3 स्टेप्स में होता है। ओके, किसमें, 3 स्टेप्स में होता है। इज इट ओके। तो फर्स्ट स्टेप, जो पहला स्टेप है उसको कहते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, फर्स्ट स्टेप इज रेप्लिकेशन होता है। ओके, रेप्लिकेशन मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिका। फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिका यानी यस, क्लोन बनाना, रेप्लिका बनाना, कॉपी तैयार करना। ठीक, और किसका, डीएनए का, रेप्लिका ऑफ डीएनए। क्लियर है, हाँ बच्चा। तो फिर ध्यान से समझना, तो पूरा प्रोसेस आया है आरआरएनए के पास। आरआरएनए देखता है कौन सा डीएनए ऑर्डर कर रहा है, पहले तो उसकी रेप्लिका तैयार करता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वही चीज जाएगी नेक्स्ट सेल में। क्लियर है, हाँ। इसके बाद सेकेंड लिखिए, सेकेंड होता है, दूसरा होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। तो इस ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि आरएनएज आर फॉर्म्ड थ्रू द डीकंपोजिशन ऑफ डीएनए। यानी जो डीएनए था डबल हेलिक्सिकल, समझे। डीएनए कैसा था, एक बार देख ले यहां समझने के लिए। डीएनए का शेप कुछ ऐसा था, चलेगा नहीं, ऐसा था डीएनए, ठीक। जैसे सीढ़ी होती है ऐसे घेरदार, उसमें से
एक स्टेयर निकल जाता है, तो ये दोनों अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो एक ऐसे ऐसे ये दोनों अलग अलग हो गए। अब ये आरएनए है, ये आरएनए है, तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अब यहीं पर एक छोटी सी चीज आप और समझ लीजिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? इतनी छोटी सी बात आपको जाननी है, बस मेरी बात हमेशा ध्यान में रखना बच्चा। एक, ध्यान से पढ़ो, मन लगा के, ध्यान से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, मतलब पढ़ने में ऊबो नहीं। मुझे बहुत अफसोस होता है, मतलब रोज ऐसा समझ लो रोते रोते मैं क्लास लेने आता हूं, 8 लोग 10 लोग क्लास में हैं, लेकिन कोई रेगुलर नहीं रहता है, समझे? पहले होता था कि पहले टीचर की नाक में दम कर देते थे बच्चे कि आज सर आप नहीं आए। यहां बच्चे ही नहीं आते हैं, आज जो आया है कल नहीं आएगा, कल जो आया है आज नहीं आएगा। तो पहले मन लगा के, ध्यान लगा के पढ़ो, रेगुलर रहो, अच्छे से समझो। यहां से समझ लिया तो यहां क्या, कितने भी आप तेज हो, कितने भी ब्रिलियंट हो, बट 50% से ज्यादा आप कैच नहीं कर सकते किसी क्लास में। तो वो जो 50% की रिकवरी है वो रीडिंग कंप्लीट करेगा, फिर रिलेटेड जो भी टेक्स्ट है, जो भी टेक्स्ट बुक है, उसको जाके पढ़ो। अब मेरे पढ़ाने का फायदा क्या है कि यही सारा टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं, जो अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा था, अब सटासट जाएगा। तो पढ़ने से ये जो लेवल 50% तक हुआ था, ऊपर हुआ था, वो 75 पहुंच जाएगा, ठीक। और इसके बाद 4 दिन 5 दिन बाद फिर रिवीजन करो, ठीक। रिवीजन करने से क्या होता है, रिवीजन करने से वो 100% टच कर जाता है। मतलब ऐसा आप समझ लो, अभी की एज में मैं 50 कंप्लीट कर चुका हूं ना, अभी की एज में भी जब मैं पढ़ता हूं तो मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, समझे। और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मैं पढ़ता नहीं हूं, चाहे हिस्ट्री, मतलब ऐसा नहीं है। मैंने टीचर्स बहुत देखे हैं, बहुत सारे टीचर होते हैं कि आज से 15 साल पहले जो पढ़ा था ना, बस वही पढ़ा रहे हैं, कोई अपडेट नहीं है उसमें। मैं हर क्लास लेने से पहले नए नोट्स तैयार करता हूं, हर क्लास लेने से पहले नए कंटेंट तैयार करता हूं। यानी आज जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, कम से कम 20 बार पढ़ा चुका हूं, लेकिन इसके बावजूद जब पढ़ता हूं ना, तो खुद को ही रिकरेक्ट करता हूं। नहीं समझे कि पिछली क्लास में हो सकता है 1-8% मैंने गलती बताई हो, लेकिन उतनी माइन्यूट होती है ना कि कोई पकड़ नहीं पाता है। अब इस क्लास में मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। तो करेक्शन इन रीकरेक्शन, ये रिवीजन के साथ साथ जुड़ा हुआ है। आप जितनी बार पढ़ोगे ना, उतनी बार आपका कंटेंट इंप्रूव होगा, आपकी समझ बढ़ेगी। यही सफलता का फॉर्मूला है, यही सफलता का सूत्र है। और इन सब चीजों में वही मेहनत पड़ती है बेटा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि खाओ पियो ऐश करो और सो खूब मजे से, और यारी करो, दोस्ती करो, मॉल घूमो, मजे करो, नहीं बस खाली कोचिंग चले गए। क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं पीएससी की। तो मतलब मत बताओ किसी को पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बताने से भी क्या मतलब है, क्योंकि होना तो नहीं है इसमें। ऐसा लगता है कि संत महात्माओं की तरह 5-5, 6-6 घंटा बैठो और बैठ के एक धुन से खाली पढ़ाई करो। और क्या पढ़ो, मेरे नोट्स पढ़ो। ये बेसिक है, ये बेसिक का मतलब ये, क्योंकि इसी से मैंने पढ़ाया है आपको। तो पहले इनको पढ़ो और इसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो। फायदा क्या होगा, अब बुक्स पढ़ने का फायदा क्या होगा, ये आप ऐसा पूछ सकते हो मेरे से कि सर जब बुक से ही पढ़ना है तो हम ही नहीं पढ़ लेते, फिर आपकी जरूरत क्या थी। जब मेरे बिना आप बुक पढ़ोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब जब आप बुक पढ़ोगे ना तो आप सब कुछ। मैं बार बार अपने बच्चों को यही समझाता हूं कि मैं पढ़ाता नहीं हूं, मैं सिर्फ इतना करता हूं कि आपको इस लायक बना देता हूं कि आप पढ़ सको। मतलब समझे, मैं आपको इस लायक बना देता हूं कि अब कोई दैनिक भास्कर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में कोई इकोनॉमी पर आर्टिकल आया है, अब आप समझ सकते हो उसको। मैंने इतना समझा दिया है आपको,
वरना पहले वही टॉपिक से आपको, मतलब उस टॉपिक पर आपका ध्यान ही नहीं जाता, वो टॉपिक आपको अट्रैक्ट ही नहीं करता, क्योंकि उसमें जो कुछ लिखा है वो आपकी समझ से परे है। तो बात समझ में आ रही है? तो बस ध्यान से, छोटी छोटी चीजें होती है, फिर से मैं बता रहा हूं, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, चीजें सब छोटी छोटी होती हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो हम जिंदगी भर उसी में उलझे रहते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन होता है। भाई कुछ भी आप तैयार कर रहे हो, कोई भी चीज तैयार, जैसे सपोज कर लो कि आपने ही मुझे एक नोट्स दिया और आपने कहा सर ये दुर्लभ है, मतलब बहुत मेहनत से मिला है, तो मैं क्या करूंगा, उसकी रेप्लिका तैयार करवाऊंगा, फोटोकॉपी करवाऊंगा कि दुर्लभ वाली बचा के सेफ रख दूं कहीं। हाँ, जो भी मुझे एक्सपेरिमेंट करना है फोटोकॉपी पर करूं, जो भी एडिटिंग करनी है उसमें से कुछ पन्ने हटाने हैं, कंटेंट छोटा करना है, कंटेंट करेक्ट करना है, वो कम काम में जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो मेन स्क्रिप्ट है, मैं उस पर करूंगा तो मेन स्क्रिप्ट खराब नहीं हो जाएगी। तो सबसे पहला काम रेप्लिकेशन होता है, समझे? प्रोटीन सिंथेसिस में पहला काम डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और उसके बाद क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्या? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा सा डीएनए से आरएनए में कन्वर्जन। ठीक, बस ट्रांसक्रिप्शन मींस डीएनए टू आरएनए। और मैंने क्या कहा, नया शब्द आ गया अब आपके पास, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और यही पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और 4 ऑप्शन दे देगा, उसी में से एक ऑप्शन होगा ये, आरएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, डीएनए से एमएनए, कुछ भी। तो अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या हो गया? बिल्कुल समझे क्या? लिख लीजिए, इस बात को लिख लीजिए कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज reverse transcription occurs in HIV। जो एड्स वायरस होता है, एड्स का वायरस होता है HIV, ओके, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो होता है HIV वायरस, उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक, और एक छोटी सी बात बस और जान लीजिए कि जिन भी ऑर्गेनिज्म में, मतलब ये बेसिकली वायरस में ही होता है, ठीक, या कुछ बैक्टीरियाज में होता है। तो पहली बात, ध्यान से मेरी बात को समझना, किन में ये होता है? जिनमें ये होता उनमें डीएनए नहीं होता, तभी ये होता है। नहीं, फिर से मैं बात जो कह रहा हूं पहले उसको समझ। क्या कि अगर आपसे कोई पूछे कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसमें होता है, तो आप बोलना भाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत क्यों पड़ रही है? कि डीएनए बनाना पड़ रहा है। डीएनए तभी बनाना पड़ रहा है जब उसमें डीएनए नहीं है। तो बहुत सारे वायरस और कुछ बैक्टीरिया जैसे होते हैं जिनमें डीएनए मौजूद नहीं होता है, उनमें आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। नहीं बात समझे? आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। तो ऐसे सारे बैक्टीरिया या वायरस जिनमें देयर इज एब्सेंस ऑफ डीएनए, जिनके अंदर डीएनए है ही नहीं, ठीक, उनमें सबसे पहला फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस का जब फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहला रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू वो पहले डीएनए बनाते हैं। तब डीएनए क्या करता है? डीएनए स्क्रिप्ट राइटिंग करता है, ठीक, और उस स्क्रिप्ट राइटिंग से फिर एमआरएनए तैयार होता है, समझे? और फिर आगे प्रोसेस शुरू होती है। अब डीएनए ही नहीं तो स्क्रिप्ट कौन लिखेगा? तो डीएनए बनाना जरूरी है। तो आपसे या किसी भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसमें होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर जो सबसे पॉपुलर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार पूछा जाए, HIV वायरस, ठीक, और ओके। अब एक और छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, क्या कि ऐसे वायरस को जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है उनको रेट्रो वायरस बोलते हैं। एंड कोरोना वाज ऑल्सो अ रेट्रो वायरस। ओके बच्चा, तो कोई भी आपसे यह पूछे कि रेट्रो वायरस क्या है, रेट्रो वायरस क्या है, तो क्या डिफाइन करोगे आप?
कि ऐसे वायरस जिनमें देयर इज लैक ऑफ डीएनए, जिनमें डीएनए नहीं पाया जाता है, ओके, एंड इन दिस केस, और ऐसी स्थिति में दे परफॉर्म रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ओके, दे प्रोड्यूस देयर प्रोटीन, दे मैन्युफैक्चर, दे सिंथेसाइज देयर प्रोटीन थ्रू द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए ही प्रोटीन सिंथेसिस का काम वो करना आरंभ करते या शुरू करते। उनकी प्रोटीन सिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक। ऐसे वायरस को हम रेट्रोवायरस बोलते हैं। एंड कोविड यानी कोरोना वायरस एंड HIV वायरस आर एग्जांपल्स ऑफ रेट्रोवायरस। क्लियर है? अब आगे चलो। अब इसके बाद क्या? थर्ड इज ट्रांसलेशन। थर्ड प्रोसेस ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब समझ गए कि कोड आपने दिया था, कहते हैं ना कि मेरा सपना आपने जमीन पर उतार दिया, यानी ट्रांसलेट कर दिया। तो रेसिपी, जब मैंने सब्जी बना के जैसा जैसा मेरी श्रीमती जी ने कहा था, अगर वैसे सब्जी मैंने बना दी तो इसका मतलब वो मेरे से क्या बोलेंगे कि आपने ट्रांसलेट कर दिया। जैसा मैंने कहा था हूबहू ऐसा ही बनाया आपने, मतलब 100% ट्रांसलेशन है। तो ट्रांसलेशन मतलब हिंदी में अनुवाद कहते हैं, समझे? अनुवाद मतलब जैसा, वाद मतलब होता है बोलना, जैसा बोला गया था, और अनु मतलब होता है कॉपी, वैसी ही कॉपी आपने तैयार कर दी, यानी ट्रांसलेशन मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, अब यानी कंस्ट्रक्शन, ठीक, ओके। तो थर्ड स्टेप इज ट्रांसलेशन। तीसरा स्टेप है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनकर तैयार हो जाती है। ओके बेटा, तो दिस इज ओवरऑल प्रोटीन सिंथेसिस।